हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सदिश यानी वेक्टर। फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से अपन लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वेक्टर जो अप्रोच है उसका पूरी फिजिक्स में यूज आता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। हम कहते हैं कि दिशा पर निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी ऑन डायरेक्शन, भौतिक राशियों को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हम कहते हैं सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा हम कहते हैं प्रदिश राशियाँ यानी टेंसर क्वांटिटी। ये चैप्टर ऐसा है इसमें थोड़ा बहुत अपने को पहले इसकी हल्की फुल्की थ्योरी समझ में आनी चाहिए, तो हम चैप्टर में आगे की तरफ जाएंगे। तो दिशा पर निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को हमने तीन प्रकारों में बांट दिया है। एक हम कह रहे हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, एक कह रहे हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, और एक कह रहे हैं प्रदिश राशि यानी टेंसर क्वांटिटी। तो हम कहते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियों को हम सामान्य बीज गणित के नियम द्वारा जोड़ते हैं या घटाते हैं। इनको क्या किया जाता है, सामान्य बीज गणित के नियमों द्वारा जोड़ दिया जाता है। सीधा यदि आपको 2+3 कहीं दे रखा है 5 बोल देंगे, 7+8 दे रखा है 15 यानी 15 बोल देंगे। तो इस तरह सिंपल इसको डायरेक्टली इनका सम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो दूरी यानी डिस्टेंस, आप चाल कह सकते हैं स्पीड, ये किसके एग्जाम्पल है आपके अदिश राशियों में। तो अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, और इनको सामान्य बीजगणित के नियम द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जाता है। दूसरा, हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि अदिश राशियों की ना तो कोई दिशा होती है, ना ही इनकी कोई दिशा पर निर्भरता होती है। आप दिशा को परिवर्तित भी करते हैं तो भी अदिश राशियों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो गया कि अदिश राशियों की ना तो कोई दिशा होती है और ना ही दिशा पर निर्भरता होती है। सदिश राशियों की बात करते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा जो सदिश राशियाँ हैं वो सदिशों के योग के नियम का पालन करती हैं। इनको हम सामान्य बीजगणित के नियम द्वारा जोड़ या घटा नहीं सकते। सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यानी परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। उसके अलावा ये सदिशों के योग के नियम का पालन भी करती है, और इसके अलावा इनको हम कहते हैं सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा इनको जोड़वा घटा हम लोग नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है। सदिश राशि का मान धनात्मक भी हो सकता है, इनका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, व इनका मान शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी संभव है। सदिश राशि का मान धनात्मक भी हो सकता है, सदिश राशि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखें कि जो सदिश राशियां हैं उनमें जो ऋणात्मक मान है उसको हम दिशा से संबद्ध बताते हैं। यानी अगर किसी सदिश राशि की दिशा विपरीत हो जाती है तो वहाँ ऋणात्मक चिन्ह आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए और बी बिंदु के मध्य की जो ये डिस्टेंस है यानी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 मीटर है। अब मैं जरा विस्थापन की बात करता हूँ। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है,
मैं कहता हूँ अगर मेरा विस्थापन ए से बी की तरफ है तो इसको मैंने 5 मीटर कह दिया, और अगर मेरा विस्थापन बी से ए की तरफ है तो इसको मैं -5 मीटर कहूँगा। -5 मीटर मुझे ये बता रहा है कि मेरा जो विस्थापन है वो प्रारंभिक विस्थापन के विपरीत दिशा में है, यानी जो माइनस चिन्ह ये जो लगा हुआ है वो दिशा की अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है। ये माइनस चिन्ह बताएगा कि यहाँ पर दिशा कैसी हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। तो सिंपल याद रखें, इसकी वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आगे क्लियर। इसको परमाणु और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। ये सदिशों के योग के नियम का पालन करते हैं। इनको आप सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ व घटा नहीं सकते। इसके अलावा इनका मान धनात्मक भी होता है, इनका मान ऋणात्मक भी होता है, और इनका मान 0 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आपका विस्थापन हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये सारी की सारी क्या है, सदिश राशियों के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने अदिश की बात की थी, ना दिशा होती है ना दिशा पर निर्भरता होती है। हम सदिश की बात कर रहे हैं, और सदिश में हम लोग कहना चाहते हैं कि इसकी दिशा भी होती है और दिशा पर ये पूर्णतया निर्भर भी होता है, क्योंकि आपने कहा है कि अगर आप इसकी दिशा को विपरीत कर देंगे तो प्लस के इकाई का साइन आएगा माइनस का, प्लस के माइनस साइन तब आ रहा है जबकि दिशा पर इनकी पूर्णतया निर्भरता है। अब हम प्रदिश राशियों की बात करते हैं। देखो, हमने अदिश राशि को थोड़ा समझ लिया, हमने सदिश राशि को थोड़ा समझ लिया, और हम प्रदिश राशियों की बात। तो प्रदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनकी दिशा तो नहीं होती, लेकिन दिशा को परिवर्तित करने पर इनके मान परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रदिश राशियां। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनकी दिशा तो नहीं होती, पर दिशा परिवर्तित करेंगे तो इनके मान परिवर्तित हो जाएंगे, इन्हें हम प्रदिश राशियां कहेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा जड़त्व आघूर्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा अलग अलग क्षयों के लिए जड़त्व आघूर्ण के मान अलग अलग होते हैं। तो जैसे जैसे आप अक्ष को परिवर्तित करते जाएंगे वैसे वैसे इनके मान भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो हमने तीनों को देखा, हमने अदिश राशियों को देखा, हमने सदिश राशियों को देखा, हमने प्रदिश राशियों को यहाँ देखा। अदिश देखा आपने, व्यक्त करने के लिए केवल परमाणु मात्रक की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। इनको सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सदिश आपने देखा कि परमाणु और मात्रक तो हैं, ये परमाणु और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। इनको आप सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ या घटा नहीं सकते। ये सदिशों के योग के नियम का पालन करते हैं। इनका मान धनात्मक भी हो सकता है, इनका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और इनका मान 0 भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ऋणात्मक किसके लिए आएगा, दिशा के लिए आएगा। एग्जाम्पल विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। प्रदिश राशियाँ जिनकी दिशा तो नहीं होती, लेकिन दिशा को परिवर्तित करने पर जिनके मान परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें प्रदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण। ओके, अब जैसे मैं कहूँ आप किसी को सदिश कहना चाहते हैं तो सदिश के लिए आवश्यकता क्या है। ये परमाणु तो होगा ही भाई, राशि है तो मात्रक भी होगा, मात्रक के आधार पर ही बताते हैं। दिशा भी इसकी होनी चाहिए, और उसके साथ इसको सदिशों के योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। अगर वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है तब भी आप उसको सदिश राशि नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको सदिशों के योग के नियम को फॉलो भी करना चाहिए। अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगी तो उनको सदिश नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ विद्युत धारा जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये वायर है, वायर में 5 एम्पियर की विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आपने क्या किया, उसका मान बता दिया 5 एम्पियर। दिशा भी आपने देखो तीर के चिन्ह से यहाँ प्रदर्शित कर रखी है, ये जो एरो का साइन है वो डायरेक्शन को आपको बता रहा है। तो इसके बाद परमाणु भी है, इसके बाद मात्रक भी है, और इसके बाद दिशा भी है। लेकिन फिर भी हम विद्युत धारा को सदिश राशि नहीं कहते, इसको हम अदिश राशि कहते हैं, क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती। इसे हम सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ते व घटाते। जैसे देखो ये 4 एम्पियर की धारा यहाँ से, 3 एम्पियर की धारा यहाँ से, आप सीधा जोड़ देंगे 7 एम्पियर। अगर सपोज करो 3 एम्पियर यहाँ ना होकर 3 एम्पियर वाला वायर ऐसे आ रहा होता
ये नहीं होता, ऐसे आ रहा होता 3 एम्पियर, तब भी आप 7 एम्पियर कहते। ये नहीं आ रहा होता, इस तरह से आ रहा होता, तब भी आप 7 एम्पियर ही कहते। यानी इन दोनों के मध्य अगर मैं कोण को परिवर्तित करता जा रहा हूँ, एंगल को चेंज करता जा रहा हूँ, तब भी इनके जो रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने इनको जो जोड़ने के लिए यूज किया है वो सामान्य बीजगणित के नियमों का आपने यूज किया है, सीधा आपने जोड़ दिया 4 + 3 = 7, यानी 4 + 3 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। आपने यहाँ पर सदिशों के योग के नियम का कंसेप्ट यहाँ पर यूज में नहीं लिया है, और क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता, इसे आप सामान्य बीजगणित के नियम द्वारा जोड़ते व घटाते हैं, इसलिए विद्युत धारा को हम अदिश राशि कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से आप दिमाग में रख लेना। इसलिए विद्युत धारा को हम लोग क्या कह के चलते हैं, अदिश राशि कह के चलते हैं। तो हमने तीनों राशियां समझ ली, अदिश राशि, सदिश राशि, प्रदिश राशि। इनके कुछ हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखे। अब जरा हम इस सदिश राशि की ही बात कर लेते हैं, यानी हम वेक्टर की बात कर लेते हैं, सदिश की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ 2 प्रकार के सदिश की बात करते हैं। पहले तो कौन कौन से प्रकार की बात करते हैं, जो सिंपल वे में है भैया। एक तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, ये क्या हो गया, ध्रुवीय सदिश। एक होता है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। तो हम 2 प्रकार के सदिशों की बात कर रहे हैं, एक तो ध्रुवीय सदिश और एक हो गया अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होता है, जो कि रेखीय गति से संबंधित जो सदिश राशियां होती हैं, जो सदिश राशियां रेखीय गति से संबंधित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे लीनियर मोशन, रेखीय गति का मीन्स, जैसे आप बोलेंगे रेखीय वेग, जैसे आप बोलेंगे रेखीय संवेग, तो ये कौन सी हो गया, आपकी ध्रुवीय सदिश हो गई। अक्षीय सदिश क्या होंगी, किसी अक्ष के सापेक्ष गुणन गति से संबंधित, किसी अक्ष के सापेक्ष गुणन गति से संबंधित जो सदिश राशियां होती हैं, किसी भी अक्ष के सापेक्ष गुणन गति से संबंधित जो सदिश राशियां होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका फैन रोटेशन करता है तो एक्सल होता है, उसके सापेक्ष रोटेशन करता है, तो इस तरह की राशियों को हम क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश राशियां। जैसे आपका एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। ओके, तो ये आपको मैंने बताया, सदिश को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप ध्रुवीय सदिश कह सकते हैं, जो कि रेखीय गति से संबंधित सदिश राशियां होती हैं, लीनियर मोशन से रिलेटेड होती है, उन्हें हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा रेखीय वेग और रेखीय संवेग। आप अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर कह सकते हैं, जो कि किसी अक्ष के सापेक्ष गुणन गति से संबंधित जो सदिश राशियां होती हैं, उन्हें हम अक्षीय सदिश यानी एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा और कोणीय त्वरण हो जाएगा। कोणीय संवेग भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, अक्षीय सदिश के। ओके, तो फिलहाल हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझा तीनों राशियों का, कि अदिश क्या है, सदिश क्या है, प्रदिश क्या है। इस चैप्टर में भी हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। हो सकता है 1 वीडियो या 2 वीडियो में हम केवल थ्योरी की ही बात करें, और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ कि कोई सा भी कंपटीशन हो, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स कराऊंगा उससे बाहर कुछ आपको नहीं मिलेगा, लगभग उसी तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। कोई सी बुक उठा के देख लेना, आप सबको सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं सदिश के निरूपण की, यानी हम किसी भी सदिश को या वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका निरूपण हम किस प्रकार कर पाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए भाई कोई ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को पेपर पे बना के बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड भी देखे और डायरेक्शन भी देखे। तो देखो, हम कहते हैं कि किसी भी सदिश को सदैव एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसके एक सिरे पर तीर का चिन्ह लगा होता है। ये एरो का साइन आपको दिख रहा होगा।
यानी किसी भी सदिश को एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसके एक सिरे पर ये एरो का साइन होता है, तीर का चिन्ह होता है। ये जो तीर का चिन्ह होता है ये किसी भी सदिश की दिशा को बताता है। सबसे पहले हम इस तीर के चिन्ह को, एरो के साइन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये किसको बताता है, सदिश की दिशा को बताता। ये सारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, ये जो तीर का चिन्ह आपने बनाया है सदिश की दिशा को बताता है कि भाई सदिश इस तरफ से डायरेक्ट हो रहा है। इस रेखाखंड की जो लंबाई है यानी इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो सदिश के परिमाण को बताते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट किसको बताएगी, सदिश के परिमाण को। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक सदिश ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, किसका परिमाण सबसे ज्यादा है, ऊपर वाले का, उससे कम बीच वाले का, सबसे कम नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाले की लंबाई सबसे कम आ रही। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि भाई सदिश को हमेशा हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से करते हैं, जिसके एक सिरे पर ये तीर का चिन्ह लगा होता है। ये जो तीर का चिन्ह है, जो एरो का साइन है, वो सदिश की दिशा को बताता है, और जो रेखाखंड की लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताती है। ये जो तीर का चिन्ह जहाँ पर लगा हुआ है इसको हम कहते हैं किसी भी सदिश का शीर्ष, या कह सकते हैं सदिश का सिर, यानी ये सदिश का हेड कहलाता है। ये जो है उसको हम सदिश की पूंछ कहते हैं, यानी ये सदिश की टेल कहलाती है। ओके, ये क्या कहलाता है, सदिश का शीर्ष या सिर, विच मीन्स हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाती है, सदिश की टेल कहलाती है। तो ये हो गया सदिश का निरूपण, सदिश का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कहता हूं किसी भौतिक राशि सदिश है, ये मुझे बताना है आपको। जैसे ये ए है, अब ये राशि सदिश है, कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए इसके ऊपर ये सिंबल बना दिया जाता है। ये सिंबल क्या बताता है कि ये राशि क्या है, सदिश है। समझ गए, किसी भौतिक राशि को हमको बताना है कि भौतिक राशि सदिश है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंबल बना देते हैं। ये सिंबल बता देगा कि भौतिक राशि क्या है, सदिश है। जैसे बी, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि बताओ, तो बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। जैसे एक्स है, एक्स के ऊपर वेक्टर लग गया तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ओके, अच्छा किसी भी सदिश में क्या होता है, मैंने कहा था भाई एक तो उसका अंक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। तो देखो जैसे मैं कहता हूँ ये ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर को जरा मैं दोनों भागों के फॉर्म में तोड़ देता हूँ, तो ये मैंने कह दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का परिमाण। सिंपल भाई, अगर मैं किसी सदिश की बात करूं तो परिमाण दिशा इनसे तो मिलके बना है, तो पहले मैं किसकी बात कर लेता हूं, परिमाण की बात कर लेता हूं। ये हो गया ए वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मुझे इसकी दिशा बतानी है, दिशा बताने की मैं लगा दी डॉट एन कैप। ये जो एन कैप है ना, इसको हम कहते हैं एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता भैया, ये एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है, जो किसी भी सदिश की दिशा को बताने के काम में आता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ये आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन केयर, यानी ए सदिश का परिमाण डॉट एन केयर का मतलब एकांक सदिश। अब एकांक सदिश को अभी हम जो अगला टॉपिक है इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले। ओके, तो ये मैंने आपको सदिश के निरूपण के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, हम किसी सदिश का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ समझाया है। अब जरा हम सदिश के प्रकारों पर जाएंगे कि भाई सदिश को हम किस तरह से प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए देखो भाई, आराम से समझना, अच्छी तरह से आराम से इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और बहुत इंटरेस्ट आएगा जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। सदिशों को अगर मैं विभाजित करूं तो सबसे पहले बताऊंगा तुल्य या
समतुल्य सदिश, यानी इक्वल वेक्टर्स की मैं बात करने वाला हूं। इसको समान सदिश भी कह सकते हो। दो सदिश बिल्कुल तुल्य हैं, समतुल्य हैं, एक दूसरे के समान हैं। तो आप जानते हैं कि भाई सदिश दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, परिमाण पर और दिशा पर। अगर परिमाण अलग अलग हुआ तो अलग अलग सदिश होंगे, दिशा अलग अलग हुई तो भी अलग अलग सदिश होंगे। तो वो एग्जैक्टली तुल्य, समतुल्य या समान कब हो सकते हैं? जो उनके परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों ही समान होते हैं, परिमाण भी समान होते हैं, दिशा भी समान होते हैं, उनको हम कहते हैं तुल्य या समतुल्य सदिश। जैसे ए वेक्टर, ये दूसरा बी वेक्टर। तो इस समय ए वेक्टर इक्वल किसके हो जाएगा? बी वेक्टर के। दोनों बिल्कुल तुल्य हैं। आप देख सकते हैं रेखा खंडों की लंबाई, लाइन सेगमेंट की लेंथ मैंने इक्वल ली है, दोनों पे एक ही डायरेक्शन में तीर का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये दोनों कैसे समान सदिश है या तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश है। जैसे देखो ए वेक्टर, अगर मैं लेंथ को सेम रखूं, हो सकता है डायग्राम में कुछ छोटा बड़ा आपको दिखाई दे, अगर इन दोनों की रेखाखंड की लंबाई या लेंथ समान हो और डायरेक्शन आपको एक ही दिख रही है, तो इनको भी मैं क्या बोलूंगा? तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश या समान सदिश। अगर ऐसे हो, अगर दोनों की लंबाई बराबर हो और तीर का चिन्ह एक ही दिशा में हो, तब इनको क्या बोलेंगे? तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश या समान सदिश। अब सुनिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बी यहां था या यहां था या यहां था। अगर मैं इसको इस तरह से शिफ्ट करता हूं, जैसे मार्कर है, सपोज करो ये एक सदिश है, तो मार्कर की जो लेंथ है वो सदिश का परिमाण हो गया, ये इसकी दिशा होगी। अब देखना अच्छी तरह से, ना तो देखो परिमाण में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना दिशा में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन। देखो ऊपर लेके तो भी कोई चेंज नहीं आया, नीचे लेके तो भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या निकला कि किसी भी सदिश को उसके समांतर आप कहीं भी विस्थापित कर दें, किसी भी सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित किए जाने पर सदिश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। देखो क्या परिमाण में कोई परिवर्तन आ रहा है? भाई रेखाखंड की लंबाई, मार्कर की लेंथ तो उतनी है। देखो दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसी तरफ इसी डायरेक्शन में चल रहा है लगातार। ये देखो, तो किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित किया जाए, यानी पैरेलल डिस्प्लेस किया जाए, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो तुल्य या समतुल्य सदिशों के लिए आवश्यकता है सदिशों के परिमाण समान होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि अंतरिक्ष में उनकी स्थितियां भी समान हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकती। नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। असमान सदिश, डिफरेंट वेक्टर कह सकते हैं। अब असमान कब होंगे भाई? या तो परिमाण हो जाए, अलग अलग हो जाए, या दिशा अलग अलग हो जाए, या दोनों अलग अलग हो जाए। जैसे देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, आप देखो दोनों की दिशा तो एक ही आ रही है, लेकिन परिमाण कैसे हैं? अलग अलग। अब परिमाण अलग अलग हैं तो भैया ये भी कैसे हो जाएंगे? ये असमान सदिश हो जाएंगे। दूसरा देखो ए वेक्टर बिल्कुल उसी लेंथ का, ये बी वेक्टर ले ली। अब देखो जब दोनों की लेंथ बराबर है तो परिमाण तो समान हो गया, लेकिन आपको दिशा अलग अलग दिखाई दे रही होगी। दिशा कैसी? अलग है। अब तीसरा ये देखो, अब यहां देखो परिमाण भी अलग है, इसको ए वेक्टर, तो ये तीनों ही असमान सदिश हो गए। असमान सदिश हो सकता है दोनों सदिशों के परिमाण अलग अलग हो सकता है उनकी दिशाएं अलग अलग हो, और ये भी हो सकता है कि परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो जाए। तो देखो ये आपके तुल्य या समतुल्य सदिश हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए, ये आपके डिफरेंट वेक्टर्स हो गए, असमान सदिश हो गए। आपने देखा कि भाई यहाँ परिमाण अलग है, यहाँ दिशा अलग है, यहाँ परिमाण और दिशा दोनों ही अलग। ठीक है, तो अभी हमने सदिशों के 2 प्रकारों को समझा। अब अगले प्रकारों की तरफ हम मूव करते हैं, आराम से अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एक बार ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हो जाए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं, और आप ये मान के चलो कि पूरी फिजिक्स में वो हमारे काम आते ही रहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हम आगे मूव करते हैं।
अच्छी तरह से देखें समझ। तीसरा हम कहते हैं संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर यानी ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हों, यानी एक ही लाइन के एलोंग हो, उनको हम संरेखीय सदिश कह देंगे। जैसे देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, एक ही रेखा के अनुदिश आ रहा है, ठीक है। आप जैसे ये कह सकते हैं ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये भी एक ही रेखा के अनुदिश आ रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? संरेखीय सदिश बोलेंगे। हाँ, इनके परिमाण समान होना कोई जरूरी नहीं है, परिमाण समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? संरेखीय सदिश। अब देखो इसको एक नाम और दिया जा सकता है, इस वाले को हम इसको कह सकते हैं समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। यानी दो सदिश अगर एक दूसरे के समांतर हो तो उनको समांतर सदिश कह सकते हैं। यहाँ भी कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि इनके परिमाण समान भी हो, अलग भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों कैसे होने चाहिए? समांतर। इसको हम कहते हैं प्रति समांतर सदिश। ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। तो एक तो क्या हो गया आपका समांतर सदिश, एक हो जाएगा प्रति समांतर सदिश, यानी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर सदिश होंगे, और एक दूसरे के प्रति समांतर हो तो आप क्या बोलेंगे? प्रति समांतर सदिश बोलेंगे। हाँ, इनके लिए केवल इतना सा ही जरूरी है, जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि इनके परिमाण समान हो या अलग अलग हो। इनके परिमाण समान भी हो सकते हैं, इनके परिमाण अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं भैया। तीन के साथ मैंने आपको समांतर और प्रति समांतर सदिश भी बता दिए हैं। समांतर कह दो, प्रति समानांतर कह दो, दोनों, ठीक है। अगला फोर्थ, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, ठीक है भैया। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। अब देखो भैया, एक बहुत सिंपल सी मैं आपसे बात करता हूं कि भाई आप क्या कह रहे हैं? ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर से अपोजिट वेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से समझना इसको। जैसे 5 है, 5 की नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है? -5। भाई 5 की नेगेटिव वैल्यू में -7 तो नहीं कह सकता, 5 की नेगेटिव वैल्यू में -2 तो नहीं कह सकता, तो 5 की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? -5 ही होगी। -5 होगी, इसका मतलब जो हम दो सदिश ले रहे हैं उनके परिमाण बिल्कुल बराबर होंगे। डिफरेंस क्या होगा? एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट। यानी इसमें क्या होगा? विपरीत या ऋणात्मक सदिश, यानी आप नेगेटिव वेक्टर्स की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई इनके परिमाण तो समान होंगे, परंतु जो दिशा होगी वो दिशा कैसी होगी? विपरीत। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बताया था कि 5 की नेगेटिव वैल्यू -5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, तो यानी परिमाण तो एग्जैक्टली सेम हो गए। माइनस लग गया तो दिशा यानी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। तो यानी विपरीत या ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होंगे? जिनका परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा कैसी होगी? विपरीत। जैसे 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 ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। आप देखो अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। जितना ए वेक्टर का परिमाण है उतना ही बी वेक्टर का परिमाण है, लेकिन ए वेक्टर की दिशा अलग इस तरफ है और बी वेक्टर की दिशा इस तरफ है, यानी दोनों की दिशा कैसी आ रही है? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आ रही है। विपरीत आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि बी वेक्टर बराबर -ए वेक्टर के होगा। इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बताता है? कि बी वेक्टर की दिशा ए वेक्टर की दिशा के विपरीत है। बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं हम दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दोनों रेखाखंडों की लंबाई मैंने बराबर बनाई है, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर बताइए दिशा और दूसरे की दिशा मैंने इस तरफ बताइए, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश का मतलब क्या होता है? जिनके परिमाण तो कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, इन्हें विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। एक आएगा शून्य सदिश।
शून्य सदिश कौन से होंगे? नाम से आ रहा है जीरो वेक्टर जिनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। तो शून्य सदिश कौन से होंगे? जिनका परिमाण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? शून्य सदिश बोल देंगे। इस सदिश की दिशा को आइडेंटिफाई अपन लोग नहीं कर सकते, इसकी दिशा के बारे में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं, या इसको आप क्या बोलेंगे? शून्य सदिश बोल दें। इंग्लिश में इसी को अपन लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से आ चुकी है कि इसका परिमाण कितना होता है? शून्य। मिलता कैसे? देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को आप ऐड करते हो, ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को आप ऐड करते हो तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। सिंपल सा। ए वेक्टर में यदि आप माइनस ए वेक्टर को ऐड करेंगे तो फिर आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा? आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड किया तो अपने को जीरो वेक्टर यहाँ पर मिल गया। अब एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट रह गया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं ना अपन लोग, वो है हमारा एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, जो कि बार बार काम में आता है। देखिए, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हम कहते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। याद रखें, इसका परिमाण क्या होता है? एक होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश। ये क्या करता है? किसी भी सदिश की दिशा को बताता है, यानी डायरेक्शन को बताने का काम ये करता है। आराम से स्टेप बाय स्टेप सुनना। एकांक सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। ये क्या करता है? किसी भी सदिश की दिशा को बताता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है, इसे हम एकांक सदिश कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है? इसे हम कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये जो साइन है कैप का है, इसे हम क्या करते हैं? कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक सदिश का परिमाण एक हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, किसी भी सदिश की दिशा को बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और इसको प्रदर्शित आप कैसे करेंगे? कैप लगा। एकांक सदिश मिलता कैसे है? हम कहते हैं किसी भी सदिश में यदि उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो लेना, किसी भी सदिश में यदि उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो हमको एकांक सदिश प्राप्त होता है। जैसे मैं कोई एकांक सदिश एन कैप लेना चाह रहा हूं, मेरे पास सदिश है ए वेक्टर, तो ये सदिश ए वेक्टर हो गया। इसमें मुझे इसके परिमाण का भाग लगाना है। अगर मैं ए वेक्टर में उसके परिमाण का भाग लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एकांक सदिश मिल जाएगा। तो एकांक सदिश कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी सदिश में जब उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी एकांक सदिश प्राप्त करने का तरीका क्या है? सदिश बटे उसका परिमाण। सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश मिले। जैसे कुछ एकांक सदिश आप लोग जानते हैं, अगर आप एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश की बात करते हैं, ये होता है आई कैप। अगर आप वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश की बात करते हैं तो ये होता है जे कैप। और आप जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश की बात करते हैं तो ये होता है के कैप। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहता हूँ किसी कण का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का 7 मीटर है। किसी कण का विस्थापन 7 मीटर है, तो 7 मीटर से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सी दिशा में, इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया दैट 7 आई कैप मीटर है, 7 आई कैप मीटर है, तो अब ये क्लियर हो गया कि विस्थापन 7 मीटर है और कौन सी अक्ष की तरफ है? एक्स अक्ष की तरफ। तो जैसे ही मैंने एकांक सदिश यहाँ पर लगाया, आई कैप क्या है? एकांक सदिश है। जैसे ही मैंने यहाँ एकांक सदिश लगाया वैसे इसकी दिशा के बारे में पता लग गया। जैसे मैं कहूँ कि किसी कण का वेग
50 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अब यहाँ से ये थोड़ी पता लग रहा है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 50 के कैप मीटर प्रति सेकंड है, तो पता लग गया ना दिशा के बारे में आपको। एकांक सदिश लगाते दिशा पता लग गई कि भाई 50 के कैप का मतलब इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड है और कौन सी अक्ष की तरफ है, जेड अक्ष की तरफ है। तो एकांक सदिश क्या करता है, किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने का काम करता है। जैसे आपने देखा, जैसे ही आपने आई कैप लगाया वैसे आपको पता लग गया कि एक्स अक्ष वाली दिशा है। जैसे ही आपने के कैप यहाँ लगाया वैसे ही आपको पता लग गया कि यहाँ पर जेड अक्ष के अनुदिश यहाँ पर दिशा है। और अगर सपोज करो मैं कहीं पर जे कैप लगा दूंगा तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि भाई जिसकी जो दिशा है ना वो वाई अक्ष की तरफ है। ओके, तो ये एकांक सदिश क्या करता है, किसी भी सदिश की दिशा को बता देता है। अगर आप इसको पीछे कहीं पर भी लगा देना, थोड़ा सा चिपका दीजिए, तुरंत ही आपको दिशा पता लग जाएगी। आपने आई कैप चिपका दिया, दिशा एक्स अक्ष हो गई। आपने जे कैप लगा दिया, दिशा वाई अक्ष हो गई। आपने के कैप लगा दिया, दिशा जेड अक्ष हो गई। तो एकांक सदिश क्या कर देता है, किसी भी सदिश की दिशा को बताने का काम करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आपसे पूछा जाता है, भैया पूछ लिया, पूछेगा तो पूछेगा कि भाई मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर जैसे ये हो गया, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। कोई वेक्टर है, ए वेक्टर लिख दिया, मैं ये नहीं लिखता, बी लिख देता। इसकी वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप है। आपसे कहता बताओ भाई इसका एकांक सदिश बताओ। अब आप बोलो सर एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश, अरे हाँ दिमाग की घंटी बजेगी। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे उसका परिमाण। तो देखो भैया सदिश बटे उसका परिमाण, तो हम कहते हैं भाई एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण। सबसे पहले हम सदिश लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। आप बोलो यार ये तो लिख दिया, ये परिमाण क्या आफत है। हाँ, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सदिश का परिमाण निकालने का एक सिंपल सा सूत्र होता है। हालांकि आगे आएगा जब मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताऊंगा, सदिशों का वियोजन बताऊंगा, लेकिन याद रख लो इसमें कुछ भी नहीं। आप क्या करेंगे, एक्स गुणक का स्क्वायर और वाई गुणक का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। यानी एक्स अक्ष की तरफ जो इसका मान है ना उसका स्क्वायर, और वाई की तरफ जो मान है इसका स्क्वायर। जेड भी होता ना तो प्लस जेड का स्क्वायर होकर देते। तो देखो एक्स वाले का स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर, और वाई वाले का स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया 4 + 9 यानी √13। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √13। कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप कोई भी सदिश दे रखा है, जैसे इसका एक फॉर्मूला से लिख देता हूँ आपके, जैसे आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर ax डॉट आई कैप प्लस ay डॉट जे कैप। तो आप लिखेंगे सर ए होगा √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई ये भी कहे था भाई प्लस az डॉट के कैप, और बताओ फिर क्या करोगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे भैया, यहाँ az स्क्वायर कर देंगे, हम क्या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएं। ए बराबर क्या होगा √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है। चलो और एक दो और आपको बता देता हूँ जिससे आपके दिमाग का भ्रम मिट जाए। देखिए भी हम कहते हैं कि भाई कोई वेक्टर है मेरे पास 4i कैप प्लस 5j कैप। मुझे कोई सदिश दिया गया है 4i कैप प्लस 5j का, और अब मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होगा। दिमाग लगा लीजिए भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है, सदिश बटे उसका परिमाण करना है। देखो जैसे एन कैप मान लेता हूँ इसके एकांक सदिश को, तो 4i कैप प्लस 5j कैप। परिमाण निकालने का तरीका क्या बताया, पहले इसका स्क्वायर करो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही बताया ना मैंने आपको। तो क्या आएगा भैया 4i कैप प्लस 5j कैप, 4 का स्क्वायर 16, 16, 5 का कितना होगा 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। तो मेरे पास आ गया 4i कैप प्लस 5j कैप अपॉन 41। बहुत सिंपल सा है। एक बार तो क्या हुआ था एक कंपटीशन में, इतना सिंपल सवाल पूछ लिया, इतना सिंपल सवाल पूछ लिया कि भाई बता नहीं सकता, और उसको भी कुछ गलत करके आ गया, बहुत बुरा हुआ। देखो जैसे यहाँ से कहूँ पूछा गया भाई मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर 2i कैप, इसका एकांक सदिश क्या होगा। अब भाई लोग सोचो सदिश बटे उसका परिमाण ये वो, अरे भैया सदिश का परिमाण ही तो हो गया है ये। जैसे मैं आपको बताऊं इसका जो एकांक सदिश है वो कितना हो जाएगा आई कैप, मैंने यही तो बताया था आपको। ये एकांक सदिश अकेला दे रखा है तो वही लिख दो, तो क्या हो जाएगा आई कैप। आप बोलो नहीं सर हम तो मानेंगे नहीं भाई ऐसे। तो देखो 2i कैप
मैंने कहा था इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, तो 2/2 तो कितना आ गया आई कैप आ गया। ये पूछा गया था कि भाई 2 आई कैप जैसे आपको दे रखा है तो बताओ इसका एकांक सदिश क्या होगा। तो वैसे तो आप सीधा कह सकते हैं, क्योंकि भाई अगर ऐसे इस तरह से दे रखा होता तो आपको सॉल्व भी करना पड़ता। अब केवल एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, तो यहाँ एकांक सदिश आपको एक ही दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है कैप, और आपने कह दिया सर आई कैप हो गया। लेकिन कोई बोला नहीं सर हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो भाई सॉल्व करके ही मानेंगे। करो भैया सॉल्व। ये सदिश बट उसका प्रमाण, प्रमाण निकालने के लिए आप कहते हो अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो कितना आई क्या। तो एकांक सदिश हम निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे और मैं आपसे कहूं, अब इसका बताना भैया दिमाग लगा के ना, अपने दिमाग के सारे कल पुर्जे खोल लेना और कल पुर्जे खोल के मुझे बताना कि भाई एकांक सदिश क्या रहा। आई कैप प्लस जे कैप, ये मैंने आपको एक सदिश दिया है आई कैप प्लस जे कैप, आपको बताना है कि इसका एकांक सदिश क्या होगा। आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप का एकांक सदिश बताना है। जैसे देखो हम निकाल लूँ, मैं ही निकाल दूँ, ठीक। सदिश बटे उसका प्रमाण, सदिश तो क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप, प्रमाण क्या होगा अंडर रूट। ये एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर, प्रमाण कितना होगा 1, भैया इसका तो 1 हो गया। अरे तो भैया ये भी तो एकांक सदिश है, इसका भी तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ के आए हैं। आई कैप प्लस जे कैप, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। आया समझ? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अच्छा आपसे मैं कहूँ बताओ, इसका बताओ भाई जे कैप प्लस के कैप क्या होगा। आप बोलोगे सर यही होगा, जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्यों होगा, क्योंकि इसका भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका प्रमाण भी होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा, वही आ जाएगा। कोई सा दे दूँ आप किसी को कर ले। जैसे आपको और एग्जाम्पल बताते हैं भैया, देखो ये दिया है मैंने आपको 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये मैंने आपको एक वेक्टर दिया है, एक सदिश दिया है। और मैं आपसे पूछता हूं बताइए इसका एकांक सदिश क्या होगा। 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप का एकांक सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर वही तो होगा जो अब तक करते आ रहे हैं, सदिश बटे उसका प्रमाण। तो इसका प्रमाण निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। क्या करोगे, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो भैया क्या आएगा 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 12 का स्क्वायर 144, 5 का आएगा 25, तो आप लिखेंगे 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप अंडर रूट 169 169, और 169 का रूट लेते हैं तो आता है हमारे पास 13। ठीक है, तो ये हमने यूनिट वेक्टर एकांक सदिश के क्वेश्चंस कर लिए। तो आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो हमने सदिशों के बारे में जाना, अदिश के बारे में थोड़ा सा देखा, हमने प्रदिश भी देखा, निरूपण कैसे किया जाता है, सदिश के प्रकार हमने देख लिए। अब कल से हम चालू करेंगे सदिश का वियोजन और सदिशों का योग और घटाना। एक लेक्चर में ये कराऊंगा और अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा सदिशों का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूंगा, तो इसको आप पढ़ें समझें अच्छी तरह से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सदिशों के वियोजन के बारे में। वियोजन ज़्यादा नहीं करना, अपने को फॉर्मूला लिखना है बस। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वियोजन वाला ही था। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सदिशों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में काम आपको आएगा। तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे और क्वेश्चंस भरमार करेंगे। ओके, तो अभी इसी वीडियो का आप रीड करें, पढ़ते रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ है तो, और रेगुलर इसके अपडेट लेते रहें।